मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम मुगल बादशाह अकबर की राजपूत नीति का अध्ययन करेंगे। जब अकबर बादशाह बना तो उसने बादशाह की पदवी धारण की, तो उसने सर्वाधिक महत्व अपने साम्राज्य विस्तार को दिया और अकबर कहता था कि सेनाएं हमेशा युद्ध भूमि में रहनी चाहिए, वो हमेशा व्यस्त रहनी चाहिए। और क्योंकि उस समय उत्तरी भारत में राजस्थान में अधिकांश सारी रियासतें जो है वो राजपूत राजाओं के नियंत्रण में थी। और बाद में राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वो जागीरदार बन गए, वो जागीर के स्वामी बन गए। अब उनकी राज्य उनका जागीर बन गई, वो अकबर के कृपा पात्र बन गए। और बाद में अकबर उन्हें विभिन्न स्थानों पर सूबेदार के रूप में नियुक्तियां प्रदान करता था। तो अकबर की जो राजपूत नीति है उसके विषय में विभिन्न इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। प्रोफेसर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, जिन्होंने अकबर के ऊपर सर्वाधिक कार्य किया है, उनकी पुस्तक, उसका नाम है अकबर महान, और 3 वॉल्यूम है अकबर महान, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उनका कथन है कि राजपूतों के प्रति अकबर का जो व्यवहार है वो किसी अविचारशील भावना का परिणाम नहीं था, और न ही वो राजपूतों की धीरता, वीरता और उदारता के प्रति सम्मान का ही परिणाम था। उसका यह व्यवहार एक सुनिर्धारित नीति का परिणाम था। यह नीति स्वलाभ, योग्यता की स्वीकृति तथा काम नीति के ऊपर आधारित थी। इसी तरह प्रोफेसर BN लूनिया वो लिखते हैं कि अकबर की जो मैत्री व उदारता की राजपूत नीति है वो राजपूतों के शौर्य, साहस, वीरता और स्वामी भक्ति के प्रति सम्मान और निष्ठा, अथवा अकबर की विशाल हृदयता और उदार भावनाओं का परिणाम नहीं थी। उसकी यह नीति दृढ़ राजनैतिक सिद्धांतों, निजी स्वार्थ तथा श्रेष्ठ मानवीय गुणों के आधार पर आधारित थी। अकबर की राजपूत नीति के उद्देश्य: अकबर राजपूत शासकों को अपना शुभचिंतक तथा मित्र बनाने का हर संभव प्रयास करता था, और उसने उन राजपूत राजाओं के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। उनकी लड़कियों से उसने स्वयं ने विवाह किया, अपने पुत्र का विवाह करवाया, जिससे उनकी मैत्री जो वो प्रगाढ़ बन गई और वो राजपूत शासक उसके जागीरदार बन गए, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो राजपूत शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले उनका पूरा सम्मान किया जाए। जो राजपूत शासक अधीनता मानने के लिए सहमत न हो उन्हें सैन्य शक्ति के बल पर अधीन किया जाए तथा अधीनता करने पर उन्हें जागीर प्रदान की जाए, उन्हें अपना मनसबदार बना दिया जाए, उन्हें जात और सवार का पद दे दिया जाए। जिस कड़ी में जो अधीनता स्वीकार नहीं की उसमें चंद्रसेन और मारवाड़ का चंद्रसेन और मेवाड़ का महाराणा प्रताप उल्लेखनीय है। जो राजपूत नरेश किसी भी दशा में मुगलों की अधीनता न माने तथा मुगलों का विरोध जारी रखें, उन्हें पूरी सैनिक शक्ति लगाकर कुचल दिया जाए। अधीनता स्वीकार कर लेने वाले राजपूत शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। उसके धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों तथा सामाजिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। जब अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया 1582 में, तो उसने किसी पर भी जबरदस्ती नहीं की,
कि आपको ये धर्म ग्रहण करना ही होगा, मेरे विचार ये मानने ही होंगे। और जब मान सिंह से बात हुई तो मान सिंह ने कहा कि नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा, तो कोई उस पर दबाव नहीं डाला गया। अब आता है कि अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका स्वरूप कैसा था। तो अकबर के सामने 3 विकल्प थे। पहला था कि युद्ध करें, उस राज्य पे युद्ध किया जाए और उन्हें परास्त करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। दूसरा, शक्तिशाली राजपूतों की अधीनता स्वीकार करा ली जाए, अधीनता स्वीकार करा ली जाए और राजपूत राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित किए जाए, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। मैत्री का मतलब यहाँ विवाह से है। वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए जिन्होंने अधीनता स्वीकार की, सभी के साथ में। अब इसमें जो सबसे उपयुक्त जो विकल्प लगा अकबर को वो था मैत्री संबंध स्थापित करना। जो राजपूत राजा शक्तिशाली थे उन्हें अकबर ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कुचल दिया। उसने उनके सुदृढ़ किलों पर अधिकार कर लिया, परंतु अकबर ने उनके राज्यों को मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं किया। जिन राजपूत शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उनके राज्य उनके अधिकार में छोड़ दिए, मतलब वो उनकी जागीर बन गया। वो शासक वहाँ के शासक नहीं रहे, बल्कि वहाँ के वो जागीरदार बन गए। वो अकबर के कृपा पात्र बन गए और उन्हें बाद में विभिन्न स्थानों पर वो जो अभियानों में उन्हें भेजा जाता था। अधीनस्थ राजाओं को, जो जागीरदार थे, उनको मुगल साम्राज्य उच्च पदों पर आसीन किया और उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासन विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोफेसर BN लूनिया लिखते हैं कि जब प्रबल महत्वशाली राजपूत राज्य अकबर का प्रभुत्व स्वीकार करके उसके साथ मैत्रीपूर्ण समझौता कर लेते थे, तब अकबर कम महत्वशाली राजपूत राज्यों से अपने आतंक व सैन्य शक्ति के बल से भयभीत करता था तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेता था। अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थायी बनाने के लिए अकबर इन राजाओं को सेना तथा शासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त करता था। अकबर ने अपने युग की संकीर्ण राजनीतिक मनोवृत्ति और पक्षपातपूर्ण बातों से ऊपर उठकर राजपूतों की मैत्री, सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, सीधी सी बात है इसमें। अब शुरुआत जो आती है अकबर राजपूत नीति की, वो आती है आमेर के साथ में, और बाद में धीरे धीरे जो उसने नागौर दरबार बुलाया और वहाँ पे लगभग सभी शासक वहाँ आ गए, उन्होंने अकबर अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल जो है सबसे पहले उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल का जो काल है वो 1547 से 1574 माना जाता है, उसका जीवन काल। हुमायूं के समय जब हुमायूं निर्वासन से लौटा और उसने नारनौल पर अधिकार करके वहाँ की शासन व्यवस्था मजनू खां को सौंप दी, तो उसके पश्चात शेरशाह के जो सेवक था हाजी खां पठान, उसने नारनौल पर आक्रमण करके मजनू खां के दुर्ग को घेर लिया। इस समय भारमल जो है वो हाजी खां के साथ था। दिल्ली में मजनू खां ने भारमल की सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की। इस पर अकबर ने उसे पुरस्कृत किया। इसी समय घटना और घटित हुई। अकबर जिस हाथी पर बैठा था वह हाथी अचानक बिगड़ गया और उसकी सभी सरदार सैनिक प्राण बचाकर भाग निकले, लेकिन जो भारमल जो था उसने जो उस क्रुद्ध हाथी को नियंत्रित कर लिया और इससे अकबर भारमल से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भारमल को आश्वासन दिया कि वह भी कभी उसका हित पूरा करेगा। इस प्रकार ये हमें अकबर की प्रारंभिक राजपूत नीति का नमूना हमें आमेर के साथ मिलता है।